हेलो दोस्तों, हम सेकंड सेमेस्टर में हैं एंड आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस की टीचिंग में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं एंड ये है हमारा 205 का सिलेबस, है ना। तो आज हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे एंड फिर वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें क्या पढ़ना क्या है हमें। तो बेसिकली पैडागॉजी होती है इसमें, कि हमें सोशल साइंस अगर पढ़ानी है तो उसमें पेडागॉजिकल हमारा जो आस्पेक्ट रहता है वो हमें किस तरह से लेके चलना है क्लासरूम के अंदर। तो ये भी हमारा जो है वो 60 मार्क्स का होता है। इसमें हम सिलेबस देखते हैं कि इसमें क्या हमारा सिलेबस प्रिस्क्राइब है। तो यूनिट 1 में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि हमारी ऑब्जर्वेशन हुई है अभी सेकेंडरी स्कूल्स में, तो उसी की हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मीनिंग क्या है, ठीक है ना। मीनिंग स्कोप पूछ लिया है। इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस नीड या स्कोप या सिग्निफिकेंस होता है ना वो सेम ही होता है, बस आपको इसमें एक जो स्कोप होता है उस इम्पोर्टेंस होती है या फिर सिग्निफिकेंस होता है उसी को एलेबोरेटिव तरीके से या फिर वर्ड्स में मैनिपुलेट करके फिर आप लिख सकते हैं इसमें। मतलब इसमें इतना वो नहीं है। फिर इसके बाद आता है मीनिंग। अगर आपका अच्छे से हो जाता है, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से हो जाता है सोशल साइंस का, तो आपका स्कोप भी आ जाता है, उसमें इंपॉर्टेंस भी आ जाती है, डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो किसका करना है आपको? सेकेंडरी स्कूल में। सेकेंडरी स्कूल अभी अभी हम होके आए हैं, ऑब्जर्वेशन करके आए हैं, तो फिर हमें इतना पता तो होता ही है ना कि सेकेंडरी स्कूल में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर सोशल साइंस में किस तरह से पढ़ाया जा रहा था, या फिर, है ना। तो जिसमें कोर सब्जेक्ट इसमें बताए गए हैं कि सोशल साइंस में हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होती है। तो इन जो चार सब्जेक्ट होते हैं, ये चार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि आप देखोगे कि 8th क्लास तक तो इकोनॉमिक्स नहीं होती है, पर अगर 9th में जाएं तो 10th में जाएं तो हमें इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलती है। तो इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, है ना। ज्योग्राफी हमें पहले भी 6th क्लास से ही हमें अलॉट की गई है, जैसे कि पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये तो पहले से तीन तो सब्जेक्ट 8 तक होते ही हैं। इकोनॉमिक्स जो होती है वो नहीं होती। तो इकोनॉमिक्स, इन सब ये जो एसएसटी जो सब्जेक्ट है या सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वो इन चार सब्जेक्ट से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि 10th तक जो भी हम सेकेंडरी स्कूल्स तक जितना भी हम सोशल साइंस के इम्पोर्टेंस को जानते हैं वही हम इसमें लिखेंगे। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द, और इन चारों सब्जेक्ट्स में क्या संबंध है, हमें अलग अलग नहीं पढ़ाना इनको, हमें इन सबको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना है बच्चे को, ताकि बच्चे को सबका नॉलेज इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाएगा तो एसोशिएट करके पढ़ाएगा तो व्यक्ति, बच्चा जो है वो समझ पाएगा कि भाई इस एसएसटी सब्जेक्ट कोई इसमें जो ब्रांचेस बनी है वो अलग नहीं है, वो सब एक ही है ना। तो ये इंटर रिलेशनशिप, इनके अंदर क्या संबंध है आपस में, पॉलिटी का ज्योग्राफी से क्या संबंध है, हिस्ट्री का पॉलिटी से क्या संबंध है, तो इस तरह से। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एम्स क्या है। एम्स वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, कि सोशल साइंस पढ़ाते समय सेकेंडरी स्कूल्स में जब आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपके क्या एम्स रहते हैं, तो वैल्यूज़ क्या रहती हैं, क्या आप इनिशिएट करना चाहते हैं बच्चों के साथ। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक टीचर को पता होना चाहिए ना कि आपकी क्या एम्स हैं और वैल्यूज़ क्या रहेंगी। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये जो है वो आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हमें वहाँ पे भी मिलेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मतलब हम व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोशल साइंस से बड़ा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। स्टेप्स फॉर द प्रिपेयरिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, तो क्या स्टेप्स रहेंगे जिससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, हमारे व्यवहार में परिवर्तन, सिस्टम के सिस्टम के व्यवहार में परिवर्तन, और ये सोशल साइंस के थ्रू हम कैसे लाएंगे। इसमें अगर हम बात करें बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी ऐसे ही आ जाएगा कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इस तरह से आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फिर से ना पढ़ना पड़े टीचिंग ऑफ इंग्लिश में, तो ये सेम ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट यूनिट में आपने देखा कि क्या आपने पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, स्कोप,
अगर कंसेप्ट पता है आपको सोशल साइंस का नेचर, मीनिंग, उसकी डेफिनेशन से, या फिर उसको इंटर रिलेटेड करके आप पढ़ोगे, तो आपका ये फर्स्ट टॉपिक जो है, ये जो इतना सा जो है, ये आप पढ़ लोगे आराम से। आपको इंटीग्रेट करने आना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट इसमें आता है कि क्या एम्स क्या है आपकी, व्हाट द एम्स यू आर टेकिंग विद यू व्हेन यू आर टीचिंग सब्जेक्ट इन सेकेंडरी स्कूल्स में। क्योंकि सेकेंडरी स्कूल्स में आप देखोगे कि जो बच्चे की एज है वो आपकी 11-12 साल होती है ना, 12 साल से 14 साल के बीच में होती है ना। तो आपको किस तरह से लेके चलना है। सेकेंड यूनिट में अगर हम देखें तो सेकेंड यूनिट काफ़ी इलेबोरेटिव है। तो इसमें पहला ही टॉपिक हमारा आता है करिकुलम। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम वो नहीं है जो सिलेबस हम पढ़ते हैं या फिर 10 चैप्टर्स हो गए। मीनिंग उसका क्या है, करिकुलम क्यों पढ़ाया जाता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग गुड करिकुलम्स, ऐसे कौन से सिद्धांत होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये करिकुलम बच्चों के लिए ही है। और सोशल साइंस का करिकुलम कैसा होना चाहिए, क्यों ऐसा बनाया जाता है। एनसीईआरटी में ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे चैप्टर्स और इतना मतलब स्टोरी काइंड ऑफ क्यों पढ़ाई जाती है, डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ा देते, है ना। तो मतलब एक तरीके का बच्चे को करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि उसको एक कहानी की तरह लगे, ताकि बर्डन ना उसके ऊपर फील हो। को रिलेशन बनाना आना चाहिए आपको सब्जेक्ट्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस आके हो जाएंगी, तो आपको को रिलेशंस करना आना चाहिए। सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज आई एम नॉट वेल एट ऑल। सो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है कि जब आप दो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, अलग अलग नहीं है, अलग अलग, जैसे कि हिस्ट्री हो गया और या फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो इन दोनों को कैसे आप इंटीग्रेट करके पढ़ाओगे ताकि बच्चे को डिफरेंस करने में थोड़ी आसानी हो या फिर उसको समझने में आसानी हो। कॉन्सेंट्रिक हो गया, स्पाइरल यूनिट, क्रोनोलॉजिकल अप्रोचेस, ऑर्गेनाइजेशन करिकुलम फॉर सोशल साइंस। तो ये इसमें बताया गया है कि करिकुलम को किस तरह से आपको समझना है। सेकेंड इसमें टॉपिक आता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या होती है? टेक्स्ट बुक होती है जिसका हम रेफरेंस लेके हम पढ़ाते हैं। टेक्स्ट बुक जो होती है वो टीचर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, अलॉन्ग विद बहुत बोरिंग भी होती है, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते, बुक से देखना नहीं चाहते उसको। तो इसकी ही मीनिंग क्या है, टेक्स्ट बुक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या कंसेप्ट है इसका, इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। सोशल साइंस जो एक आसान हो जाती है, सोशल साइंस जो बुक होती है, ठीक है, एनसीईआरटी, वो काफ़ी क्लोज एंडेड होती है। बंदा उसमें कोई भी चीज़ें जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होती, बहुत तो ये होती, एक लाइन में बहुत सारे मीनिंग छुपे होते हैं उसमें। तो कहने का मतलब है कि उसको समझना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना। क्वालिटी ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, कि एक गुड टेक्स्ट बुक कैसी हो सकती है, टीचर को पता होना चाहिए, है ना। किस तरह से करिकुलम उसमें होना चाहिए, बच्चे सेंट्रिक होना चाहिए, बच्चे उससे सीखे समझें, उसकी लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। ये तो ठीक है ना, ये हमारे फाइल्स में भी हमें मिला था, तो आप देखोगे कि ये भी आपका इजी हो जाएगा। रोल ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी बच्चे के सामने हो, बच्चा उसमें जाने के इच्छुक हो, बुक्स को देखे उसको इंटरेस्ट डेवलप हो। ऐसा क्या करेगा टीचर, तो रेफरेंस बुक उसको लेनी आनी चाहिए टीचर को भी। देखो टीचर जो है वो पढ़ाने जा रहा है, ठीक है, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक का सहारा नहीं ले सकता, उसे लाइब्रेरी भी खंगालनी पड़ेगी, या फिर रेफरेंस बुक्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा एनसीईआरटीज़ में आर डी शर्मा's बुक होती है, ठीक है ना। जैसे कि मैथ्स की बुक बहुत छोटी सी होती है, बट जब आप आर डी शर्मा लोगे या फिर रेफरेंसेस बुक लोगे, लक्ष्मीकांत वगैरह, तो आप देखोगे कि वो उसी बुक का एलेबोरेटिव चीज़ होती है। तो रेफरेंस बुक टीचर को इनिशिएट करना चाहिए, है ना, सोशल साइंस पढ़ाने के लिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंट। को करिकुलर क्या हो गया, तो अभी तक हम एकेडमी की बात कर रहे थे, एकेडमी कैसी होनी चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। और को करिकुलर हो जाता है जिसमें बच्चे को ना सिर्फ हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकली भी वो स्ट्रॉन्ग रहे, उसकी क्रिएटिविटी हो, वो कुछ सोच पाए, है ना। इसकी मीनिंग क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। स्टेप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़,
तो क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए करिकुलर एक्टिविटीज़ लेने के लिए? रोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फॉर फॉलोइंग इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो भाई क्या ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्कूल सिस्टम पढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो किस तरह से इसमें रोल प्ले कर रहा है सोशल स्टडीज़ को आग बच्चे तक पहुंचाने में। जैसे कि डिबेट्स होती है, अब जितना हम डिस्कशन करते हैं हमें भाषा का ज्ञान होता है, ठीक है ना, हम भाषा जानते हैं, बोल सकते हैं, हम अपने इनफॉर्मली भी बोल सकते हैं, फॉर्मली भी बोल सकते हैं, तो हमें भाषा का ज्ञान होता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी मुद्दे को खड़ा करते हैं क्लासरूम के अंदर एंड वी आर गोइंग टू डिबेट। हम डिबेट करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे फैक्ट्स निकल के आते हैं, हमारी जो जो प्रॉब्लम्स होती है वो निकल के आती है। बच्चे के अंदर ये सब करवाने में क्या रोल है उसका। एक टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में देखो, बहुत सारे सोशल साइंस है वो थियोरेटिकल होते हैं, हमें वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, हमें उसमें बिलीव नहीं होता ज़्यादा। तो हमें उसमें जितना हम उसमें डिस्कशन करेंगे, जितना हम उसमें क्विज़ेस करेंगे या फिर कंपटीशन लाएंगे बच्चों के बीच में, एक्सर्शन करेंगे, मतलब कि बच्चा उसमें कुछ रुचि कर पाए, कुछ उसमें बाहर ले आए अपनी जो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। जैसे म्यूज़ियम्स होते हैं, तो म्यूज़ियम में बहुत सारी एंटिक पीस चीज़ें रखी हुई होती हैं जो कि हिस्ट्री में पाई गई, और क्या पता उसका यूज़ फ्यूचर में हो, है ना। और सुपरवाइज स्टडीज़ क्या होती हैं, ड्रामेटाइजेशन, बच्चे को ड्रामा के थ्रू बच्चे को समझाया जाए किसी भी अनुबंध को या फिर कोई भी घटना जो हुई है, या फिर बाद में भी हो सकती है, डजंट मैटर। नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड यूनिट, हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही जो थर्ड यूनिट है ना आपका लेसन प्लानिंग वाला, ये आपका थर्ड सेमेस्टर में, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे then you're gonna be make the lesson plans and lesson planning प्लान बनाओगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे क्लासरूम के अंदर। तो कहने का मतलब लेसन प्लानिंग यहाँ पे अगर आपको थोड़ा इसका बेसिक स्क्रैच अप अगर आपको पता चल जाता है तो आप इजी हो जाएगा आपके लिए थर्ड सेमेस्टर में। आप जब बनाओगे लेसन प्लान तो आप किस तरह से बनाओगे, किसका सहारा लोगे, तो यहीं से इसका बेसिक्स आपको बता दिया जाता है सेकंड सेमेस्टर में। तो लेसन प्लानिंग होती है, जैसे कि मीनिंग, इम्पॉर्टेंस क्या है, लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, टीचर को क्यों समझाया जाता है कि पहले प्लानिंग करो, बिफोर गोइंग इन द क्लास यू हैव टू मेक द स्क्रैच ड्राफ्ट फॉर योर व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग ऑन वर्ड्स योर बच्चे। तो लेसन प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, मीनिंग क्या होती है ना। यूनिट ईयरली लेसन प्लान्स होते हैं कि आप एक यूनिट का बनाते हो, सब यूनिट का बनाते हो, किस तरह से आप इस यूनिट को लेके चलोगे, इतने महीने में, इतने घंटे में, इतना टाइम आपको लगेगा। फिर ईयरली भी होते हैं, ठीक है ना, ईयरली होते हैं। स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स थ्रू द हार्बेरियन एंड RCEM अप्रोच। तो ये कुछ ये हमने पढ़ा नहीं है तो अभी हमें इतना नॉलेज नहीं है, बट इस जब हम पढ़ेंगे इसको तो फिर हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये भी कोई एक अप्रोच होती है, एक तरीका होता है कि इस तरह से हमें बच्चे को पढ़ाना है। क्या बोलते हैं इसको, हार्बेरियन, पता नहीं क्या। स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान थ्रू द हार्बेरियन जो भी है भाई, प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक ऑफ सोशल साइंस एंड रिमेडियल टीचिंग। तो ये पेपर में भी आ सकता है, जैसे कि आपको एक लेसन प्लान बनाना है, एक लेसन प्लान बनाओ, और कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो भी सोशल साइंस से होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी सोशल साइंस के बुक का, ठीक है, उस पर बनाओ। एंड रिमेडियल टीचिंग क्या होती है कि जिसमें बच्चे का डायग्नोस किया जाता है, पहले तो डायग्नोस किया जाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम डायग्नोस हो गई तो फिर टीचर उसको स्पेशली इसको असिस्ट करता है, हेल्प करता है। तो ये होते हैं। RCEM अप्रोच भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल साउंड है। जो हार्बेरिटेरियन है ना, ये थोड़ा घिसा पीटा मैं कह सकती हूँ। तो इसमें ये हम दोनों देखेंगे, ये थर्ड चैप्टर था एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फोर्थ यूनिट हमारा आ गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट्स प्रिजर्वेशन। अब ये यहाँ पे EVS जोड़ दिया इन लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड इट्स प्रिजर्वेशन, कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेट कैसे हो रहा है, उसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, डिजास्टर्स एंड प्रिपेयर्डनेस, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन अक्रॉस द स्पेस, कि हम कैसे इंटरेक्शन करते हैं, माइग्रेशंस ऑफ द पीपल्स क्यों हो रही है,
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग द वेल बीइंग ऑफ इकॉनमी। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जीडीपी, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, रोल एंड फंक्शंस ऑफ मनी, ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कॉमर्स कैसे होता है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, फिर जीडीपी क्या होती है, गरीबी कहाँ से आ गई, फूड सिक्योरिटी क्या होती है, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ मनी, मनी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें टीचर को क्यों पढ़ाया जा रहा है, आई डोंट नो। और सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स क्योंकि सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो इसीलिए शायद ये इसमें अलॉटमेंट की गई होगी। रिसोर्सेज क्या होते हैं, ईवीएस का थोड़ा इस पर आ गया, डिजास्टर क्यों हो रहे हैं, इंट्रैक्शन किस तरह से हो रही है, माइग्रेशन क्यों हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो ये चैप्टर कुछ बिल्कुल ही इकोनॉमिक्स वाला आ गया। तो अब हम वन बाय वन हम इसके यूनिट के सब टॉपिक्स लेके चलेंगे। पहले तो हम लेके चलेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंसेज इन सेकेंडरी स्कूल्स। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो सिलेबस था वो हमने समझा कि इसमें क्या क्या पढ़ने लायक चीज़ें हैं। तो ये हमारे सेकेंड सेमेस्टर का कह सकते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में जो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस है वो हम देख रहे थे। एंड ये 60 मार्क्स का आ जाता है दोस्तों। एंड हमारी जो फाइल्स थी, फाइल्स में हमने देखा कि इसमें हमें सेकंड चैप्टर हमें दे दिया गया था जिसमें टेक्स्ट बुक के बारे में हमने थोड़ा लिखा होगा, आपको पता होगा कि टेक्स्ट बुक क्या होती हैं, है ना, इसका आपको पता होगा। बट अगर हम बात करें ये लेसन प्लानिंग की, तो ये हमारे इसमें आ गया था कि जिसमें हमारे इंटरनल्स में आ गया था। अभी भी हमने इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हमें पेपर देना भाई। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इसका डिस्कशन आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो इसको पढ़ने से आपका क्या मतलब, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसमें तो कि कंसेप्ट ऑफ सोशल साइंस को हमें किस तरह से पढ़ाना है और कौन कौन से एरियाज़ होते हैं टीचर को पता चले, ठीक है। अब देखो, जो साइंस पढ़ाते हैं उनके भी कुछ एरियाज़ होते हैं जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये सब होते हैं। तो वैसे ही एक सोशल साइंस से सब्जेक्ट है। तो सोशल साइंस में कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं या फिर कह सकते हैं कि बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, एक फेमिलियर हो टीचर। क्यों? क्योंकि उसको अलग अलग नहीं पढ़ाना है सब्जेक्ट। बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो सिर्फ हिस्ट्री में ही रहना है ऐसा नहीं है, उसको इंटीग्रेट करना आना चाहिए, उसको इंटर डिसिप्लिन करना आना चाहिए। एरियाज ऑफ स्टडीज़ मतलब कि वो किस किस एरियाज़ में उसको ले जा सकता है ताकि बच्चा डिफ्रेंशिएट करना सीखे। दूसरा इसमें आया कि करिकुलम, टीचर को बताया जाए कि भाई करिकुलम क्यों पढ़ाया जाता है और क्या होता है करिकुलम एक्चुअली। द बेसिक कोर पॉइंट्स, बेसिक टॉपिक्स हैं। टेक्स्ट बुक क्या होती है, टेक्स्ट बुक जो बुक से टीचर पढ़ा रहा है। अभी तक तो क्या हो रहा था कि बुक से ही टीचर पढ़ा रहा था और वही रट्टा, और इतना मोनोटोनस हो जाती थी क्लास, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है या फिर वो एक आउटकम अच्छा नहीं ला रही है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, सोशल साइंस में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या योगदान है। हम कहते हैं ना कि सिर्फ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज दिस, नो भाई, सोशल साइंस हर जगह है, हर एक्टिविटीज़ में हमें देखने को मिल सकता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसमें क्या क्या किया जा सकता है, मॉडल्स होते हैं, एक्सर्शंस होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, फील्ड ट्रिप्स होती हैं, जो जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि भाई ये सोशल साइंस है। फिर उसके बाद एक टीचर को ये भी बताना है कि भाई बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग सोशल साइंस। तो नॉलेज डेप्थ में होना चाहिए टीचर का कि भाई क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि सोशल साइंस इस प्रकार से पढ़ाई जानी चाहिए। लेसन प्लान उसको आना चाहिए, कोई भी क्लासरूम में वो पढ़ाने जा रहा है तो उसको लेसन प्लानिंग प्रॉपर तरीके से उसको आनी चाहिए ताकि उसे ये इतना पता चल जाए कि टीचर एक लेसन कोई भी क्लासरूम में आएगा वो पहले सीख के आएगा, पहले खुद पढ़ेगा फिर जाके किसी को पढ़ाएगा। देन अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में कुछ ही परसेंट हैं जो कि अमीर ज़्यादा हैं और बहुत सारे वर्ग हैं, या फिर कह सकते हैं कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मिडिल एंड लो मिडिल एंड बिल्कुल बीपीएल, है ना। तो
कह सकते हैं कि बिल्कुल नीचे के स्तर पे। तो वो एरियाज़ टीचर को पता होने चाहिए। सिर्फ टीचर खुद अमीर हो और बच्चों को बड़ा 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 कुछ भी पढ़ा के चला गया, उसे पता ही नहीं है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहाँ लाई करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, डिज़ास्टर क्यों होते हैं, प्रकृति क्या है, ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर इकोनॉमी की जीडीपी क्यों बढ़ रही है, गरीबी क्यों है, बच्चे को पता हो और टीचर को पहले पता हो, देन ही सप्लाई द चेन। तो ये था इस पेपर का मीनिंग, एंड हम समझ पाएंगे कि इसको पढ़ाने का क्या अर्थ है सेकेंड सेमेस्टर में। अगर हम कहें टीचिंग ऑफ सोशल साइंस को पढ़ाया जा रहा है तो एक हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं सोशल साइंस के, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसकी बाहरी बाहरी व्यवहार को पढ़ रहे हैं कि इसका व्यवहार कैसा है, इसका नेचर क्या है, सोशल साइंस क्यों पढ़ाई जाती है, इसका क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता है 10वीं तक। अगर हमें साइंस ही पढ़नी है तो हमें बचपन से साइंस ही पढ़नी चाहिए। क्यों सोशल साइंस पढ़ाई जाती है? क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं बच्चे को पता होने चाहिए, उसे अपनी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों रिलीजन होती है। तो ये सारी चीज़ें एस्पेक्ट्स होते हैं सोशल साइंस के। आई होप यू विल गेट माई पॉइंट। एंड जो भी टीचर बनने जा रहा है सोशल साइंस का, ठीक है ना, एसएसटी का टीचर बनने जा रहा है, उसे खुद पहले एनालिसिस होना चाहिए, कैसे लेसन प्लानिंग करनी है, कैसे इस चैप्टर को मुझे डिलीवर करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मैं सोशल साइंस में करवा सकता हूँ, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। ये 4 अलग अलग बुक्स नहीं हैं, ये 4 इंटीग्रेटेड वे में हमें पढ़ानी होगी, क्योंकि हम समाज के प्राणी हैं। आखिरकार समाज में ही तो जाने वाला है ना वो बच्चा जिसको हम पढ़ाने वाले हैं। हम खुद उसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम किसी को ये सोच पाएंगे कि भाई हम किसी को एक अच्छा इंसान बना पाएंगे। सोशल साइंस इज लाइक यू हैव अ वैल्यूज, यू हैव द एम्स, you have to flourish that. So I hope you will get the core understanding of this methodology of teaching subject. And from tomorrow we will continue with the next topic. ठीक है, हम इसके यूनिट 1 से लेके चलेंगे, देन थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाएंगे। ज़्यादा हमें डीप जाना नहीं है क्योंकि हमारे पेपर नियर बाय हैं। एंड आई होप यू विल गेट माई पॉइंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।